हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईसोप के बारे में। ईसोप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। अगर आपको भी आपकी कंपनी की तरफ से ईसोप ग्रांट हुए थे और अब वो टाइम आ गया है कि आप उन ईसोप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपके माइंड में भी आ रही होगी बहुत सारी क्वेरी। बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में या उनके पास से हमारे पास एक क्वेरी आती है कि सुना है ईसोप पे जो है डबल टैक्सेशन लगता है, कैसे ये डबल टैक्स होंगे और क्या हमें ईसोप का ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए बिकॉज हमें टैक्स ही इतना पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम वो सारी क्लैरिटी आपको देने वाले हैं ईसोप के बारे में। ईसोप होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ईसोप एक एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान है जिसके तहत एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो भी कंपनी में का या फिर कंपनी के स्टॉक का उसमें पार्टिसिपेट ले सकता है। लाइक कंपनी के जो शेयर्स या स्टॉक होता है वो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं। उनके एक पर्टिकुलर वर्क के बाद या फिर एक वेस्टिंग पीरियड अलॉट किया जाता है कि अगर आप इतने टाइम तक हमारे पास रिटेन रहेंगे तो आपको ईसोप जो है ईसोप को अवेल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से एम्प्लॉय को ये रहता है कि वो भी कंपनी की ओनरशिप में उसका भी एक पार्ट है, चाहे वो छोटा सा सही, वो भी कंपनी की ओनरशिप में कोई पार्ट रखता है। ईसोप का जो ट्रेंड है वो आजकल स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्लस आईटी इंडस्ट्रीज़ में ईसोप बहुत पॉपुलर हैं। तो हो सकता है कि आपके पास भी ये ऑप्शन हो कि आप इस साल में या लास्ट ईयर में आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया हो। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपकी ईसोप के केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। Employee stock ownership plan are a popular tool used by the companies to attract, retain and motivate their employees by offering them an opportunity to own a stake in the company. ESOP grant employee the right to purchase share of their employer company at a predetermined price. अगर आप ESOP को एक्सेप्ट करते हैं या फिर ईसोप के ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में आपका जो प्राइस होता है वो प्री डिटरमाइंड हो जाता है। जब भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको फ्यूचर में जब भी आपका वेस्टिंग पीरियड या फिर जो टीएनसी रखी गई है अगर आप उनको फुलफिल कर लेंगे तो आप इसको जब भी ऑप्शंस को आप अवेल करेंगे तो आपको इतने प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ये ईसोप मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कि मार्केट में जितना भी उसका प्राइस चल रहा है वो आपको उस टाइम पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपके लिए जो भी प्राइस आपके लिए प्री डिटरमाइंड कर दिया गया है उस प्राइस पे वो आपको ईसोप मिल जाते हैं। ईसोप अलॉटमेंट के टाइम पर आपको ये देखना होता है कि उस टाइम पे मार्केट का रेट जो है क्या चल रहा है। लेट सपोज कि आपको आपकी कंपनी की तरफ से 20 ईसोप अलॉट होने थे और आपका जो प्री डिटरमाइंड प्राइस था वो था 80 रुपीज़, बट आज के टाइम पे मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर्टिकुलर शेयर का वो है 60 रुपीज़। तो आप उस ईसोप के ऑप्शन को अवेल नहीं करेंगे क्योंकि आपको जो कंपनी ने प्री डिटरमाइंड प्राइस रखा है वो 80 रुपीज़ रखा है, जबकि मार्केट में उसी शेयर का जो प्राइस है वो है 60 रुपीज़। तो अगर आपको लेना होगा तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर शेयर को। तो उस केस में आप ईसोप के ऑप्शन को अवेल नहीं करेंगे। बट अगर मैं इसी सिचुएशन को रिवर्स करके देखूं कि मान लीजिए आपको जो प्राइस दिया है आपकी कंपनी ने वो दिया है 60 रुपीज़ और मार्केट में रेट है 80 रुपीज़ का, तो उस केस में आप ईसोप के ऑप्शन को अवेल ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है 20 रुपीज़ पर शेयर का बेनिफिट। 20 रुपीज़ पर शेयर के बेनिफिट से आपको शेयर मिल रहे हैं आपकी कंपनी के, यानी कि कंपनी में आपको एक ओनरशिप दी जा रही है जो कि मार्केट प्राइस से कम है। तो ये होता है हमारा पूरा ईसोप का कॉन्सेप्ट। अब मैं अगर टैक्सेबिलिटी की बात करूं तो कहा जाता है कि ईसोप में जो है ड्यूल टैक्सेशन होता है, 2 बार टैक्स लगता है ईसोप के केसेस पर। ऐसा कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो टैक्सेशन लगता है वो होता है आपका ग्रांट ऑफ ईसोप। जब आपको वो ईसोप ग्रांट किए जा रहे हैं, यानी कि जब आप उस ऑप्शन को कि आप ईसोप ले रहे हैं अवेल कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। व्हेन द ईसोप इज ग्रांटेड टू द एम्प्लॉई इट इज़ नॉट टैक्सेबल एज income. However, when the employee exercise the ESOP and acquire the share, the difference between the fair market value of the share and date of exercise and exercise paid price paid by the employee is taxable as perquisite in the hand of employees.
इसका मतलब है जब कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया कि आप ESOP को अवेल कर सकते हैं आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको वो टैक्स नहीं देना। जब आप उस ऑप्शन को अवेल कर लेते हैं उस टाइम पे आपको टैक्स देना है, और कितना टैक्स देना है आपको निकालना है उस टाइम पे डिफरेंस कि कितना उस शेयर का मार्केट प्राइस है और कितने में आपको वो शेयर अलॉट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी जो एग्जांपल बताया उसमें आपको 20 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा था, तो 20 इंटू 20 रुपीज़ का 20 आपको शेयर दिए गए थे, तो 4000 रुपीज़ के ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स एज अ परक्यूजिट। जब आप इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है, अपनी सैलरी इनकम में इसको ऐड करना है एज अ पर्क्स, और इस 4000 को सैलरी इनकम में ऐड करके उसके ऊपर एज स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो है अपना टैक्स पे करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। अब इसी कॉन्सेप्ट में एक बात और आती है कि कंपनीज को, जिस कंपनी ने आपको ये ऑप्शन दिया या जो आपका एम्प्लॉयर है, ये बाउंड कर दिया गया है कि आप जब भी इस तरीके का ESOP अपने एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय जब भी इस ऑप्शन को अवेल करेगा तो आपको TDS डिडक्ट करना है इस इनकम के ऊपर जो भी एम्प्लॉय को हुई है, क्योंकि ये जो 20 रुपीज़ है इसको डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये आपके लिए इनकम है, क्योंकि आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ये ESOP अलॉट हो रहे हैं, तो ये जो 20 रुपीज़ है इस पर आपको टैक्स देना है। और कंपनी के लिए ये बाउंड कर दिया गया है कि कंपनी इस 20 रुपीज़ पर TDS डिडक्ट करके जो है आपको सैलरी देगी। ऑल्दो ESOP अभी आपको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मिल रहे हैं, आपको जस्ट एक डिजिटल टर्म में कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, बट फिर भी आपको उसके ऊपर TDS का पोर्शन देना होता है। एम्प्लॉयर आपका उसके ऊपर TDS डिडक्ट करके फिर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। उस TDS को आप जब भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे उस टाइम पे आप उस TDS को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका जो TDS डिडक्ट होना चाहिए उसका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि जितना कि उसका TDS बन जाता है। ऐसा उन सिचुएशंस में होता है जब मार्केट प्राइस और जितने अमाउंट पे आपको ESOP ग्रांट किए जा रहे हैं उस अमाउंट में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे आपकी जो सैलरी, जिस सैलरी में से वो TDS डिडक्ट होना चाहिए वो अगर कम पड़ जाती है तो कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि कंपनी एम्प्लॉई को ये बोले कि या तो एम्प्लॉई रिवर्स में उस TDS का अमाउंट कंपनी को दे ताकि कंपनी TDS डिपॉजिट करा सके उस अमाउंट से, या फिर कंपनी एम्प्लॉई को बोलेगी कि जितना भी आपका TDS बनता है या आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जितना आपका टैक्स बनता है उस टैक्स को आपको डिपॉजिट कराना है एज अ एडवांस टैक्स, और उसकी रिसीट आपको कंपनी को देनी होती है कि जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी थी इस पर्क्स के ऊपर, इस ESOP के ऊपर, वो आपने पे ऑफ कर दी है। ऐसा इसलिए करा गया है ताकि कंपनीज के ऊपर कोई लायबिलिटी पेंडिंग ना रह जाए कि कंपनी ने उस TDS के अमाउंट को डिडक्ट नहीं किया, ठीक है। अब क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला आपको कि ESOP का ट्रेंड जो है स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा है, तो स्टार्टअप्स के केस में आप अगर एक स्टार्टअप में काम करते हैं तो स्टार्टअप के केस में अगर आपको कोई ऐसे ESOP ग्रांट किए गए हैं तो ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जो मार्केट प्राइस है उस शेयर का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू दैट प्राइस जितना आप पे कर रहे हैं उस ESOP के लिए। तो उन सिचुएशंस में क्या होता था कि जो TDS का अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा बन जाता था, टैक्स की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती थी एम्प्लॉय के लिए। तो एम्प्लॉय के लिए ये डिफ़िकल्ट रहता था कि जिस ईयर में वो उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है उसी ऑप्शन में इतना ह्यूज अमाउंट जो है टैक्स पे कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉय को फाइनेंशियली टर्म में अभी कुछ भी नहीं मिला है, उसको जस्ट कंपनी के शेयर मिल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में बजट 2020 में एक अमेंडमेंट लाई गई ESOP के अंदर। एज पर दिस अमेंडमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 onwards, when an employee receive ESOP from an eligible startup, they need not pay tax in the year of exercising the option. The employee can postpone this deduction of TDS up to any of the following events, which occur: first, expiry of 5 years from the year of allotment of ESOP, date of sale of ESOP by the employee, डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
इन तीनों सिचुएशंस में से जो भी सिचुएशन सबसे पहले अकर होगी उस टाइम पे आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपको टैक्स पे कराना है उस ईसॉप के ऊपर। स्टार्टअप्स के लिए ये चीज़ क्यों लाई गई वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो डेफरमेंट है कि आप अपना टैक्स डेफर कर सकते हो, ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप्स के ऊपर है। एलिजिबल स्टार्टअप्स कौन होते हैं? वो सेक्शन 80IA में जो है डिसाइड किए गए हैं कि किन किन स्टार्टअप्स को आप एलिजिबल स्टार्टअप्स कहेंगे। एलिजिबल स्टार्टअप्स के केस में क्या होता है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है स्टार्टअप्स की तरफ से कि वो एलिजिबल है इन डिडक्शंस के लिए, और अगर आप उनके एम्प्लॉई हैं तो उस केस में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को डेफर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको उसी साल में उसके ऊपर टैक्स पे करना है जिस साल में आप ईसॉप के ऑप्शन को अवेल कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपने ईसॉप सेल करे उस ईयर में आप उस टैक्स को पे करें, या फिर 5 ईयर फ्रॉम द डेट जिस दिन आपने वो ईसॉप अवेल किए हैं, एक्साइज किए हैं, उस डेट से 5 ईयर, या फिर आपने जब वो जॉब छोड़ी। जो भी सिचुएशन इन तीनों में से सबसे पहले होगी उस सिचुएशन से पहले पहले आपको उसके ऊपर टैक्स पे कर देना है। जिस ईयर में आपने ऑप्शन को अवेल किया है उस ईयर में आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस टैक्स लायबिलिटी को डेफर कर सकते हैं। ओके इस सिचुएशन में आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना होता है कि आप ये ऑप्शन अभी डेफर कर रहे हैं, आप फ्यूचर ईयर्स में इसके ऊपर टैक्स पे करने वाले हैं। और अगर आप इस तरीके का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में सैलरी के अंदर प्रॉपर जो परक्यूजिट्स का कॉलम होता है अंडर क्लॉज 17(2) वहाँ पर प्रॉपर ये बात कही गई है। 2 ऑप्शन वहाँ पे दिए गए हैं कि ईसॉप आप अवेल कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ डेफरमेंट ऑफ टैक्सेस, और ईसॉप आप अवेल कर रहे हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ईसॉप का एक टैक्सेशन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया जिस ईयर में आप ईसॉप के ऑप्शन को एक्साइज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ईसॉप का जो टैक्सेशन पॉइंट आता है वो आता है कि जब आप ईसॉप के जो शेयर्स हैं आपके उनको आप सेल कर रहे हो। आपने पहले वो 20 शेयर्स अपने परचेज कर लिए कंपनी से, फिर उसके बाद 2 ईयर्स 3 ईयर्स डाउन द लाइन जब आप उन शेयर्स को सेल करते हो तो आपकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है। When the employees sell the ESOP share, the difference between the sale price and the fair market value of the share on the excise date is treated as a capital gain। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा इन्होंने किस किस डिफरेंस की बात करी है। एक तो सेल प्राइस कि जितने का आप सेल कर रहे हो उस अमाउंट में से आप क्या लेस करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कब की, जिस ईयर में आपने उस ईसॉप को अवेल किया था, एक्साइज किया था, तब की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो। यानी कि अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग एग्जांपल की बात करूं तो जो 80 रुपीज़ मार्केट में रेट चल रहा था वो मैं लेस करूंगी उस प्राइस में से जो मैंने आज रिकवर करा है अपनी अमाउंट अपने ईसॉप को सेल करके। यहाँ पर हमने 80 रुपीज़ इसलिए डिडक्ट किया है, 60 इसीलिए डिडक्ट नहीं किया क्योंकि जो मार्जिन था 20 रुपीज़ उसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। अब आप जो टैक्स पे करेंगे उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू को आप ये मानेंगे आपकी परचेज प्राइस है और उतना आप लेस करेंगे अपने सेल प्राइस में से। अब इसकी जो टैक्सेबिलिटी होती है वो बिल्कुल कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग होती है। आपको अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। अगर आपके ईसॉप लिस्टेड है, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड है तो उस केस में कैपिटल गेन का रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है बिल्कुल। अगर आपने 12 मंथ से कम के लिए उसको होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, उसके ऊपर आपका जो है 15% टैक्स लगेगा। और अगर आपने उसको 12 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका माना जाएगा। उस पर आपको 1 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं पे करना। 1 लाख से ऊपर जो भी आपका गेन होगा उसके ऊपर आपको पे करना होगा टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। सेम एज अगर वो अनलिस्टेड शेयर है तो उसमें जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को कैलकुलेट करने का जो टेन्योर है वो आपका 24 मंथ्स है। 24 मंथ से कम होल्ड किया है तो वो आपका शॉर्ट टर्म है। उस टाइम पे आपको पे करने पड़ेगा टैक्स एज पर योर स्लैब रेट। और अगर आपने जो उसको होल्ड किया है वो 24 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है तो उस केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और ये जो आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन ये आप इंडेक्सेशन
को लगा के फिर आप कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपको लॉस अकर हो रहा है उसके ऊपर, तो जैसे कैपिटल गेन में होता है कि हम लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ईसॉप के ये ड्यूल टैक्सेशन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहले कब टैक्स लगा, जब आपने इस ऑप्शन को एक्साइज किया। सेकेंड टाइम टैक्स लगा जब आपने ईसॉप शेयर्स को अपने सेल कर दिया। और स्टार्टअप्स के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए बेनिफिट है कि वो जो फर्स्ट पॉइंट पे आपका टैक्स लग रहा है उसको वो डेफर कर सकते हैं टिल दे 5 ईयर, और जब तक आप कंपनी नहीं छोड़ देते तब तक, या फिर जब आपका ईसॉप आप अल्टीमेटली सेल कर देते हैं तब तक। जो भी आपका जो टेन्योर है वो सबसे पहले जो भी आपका अकर होगी, जो भी आपका पॉइंट अकर होगा सबसे पहले, उस पॉइंट पे आपको जो है इसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो टैक्स डिडक्ट करके आपको ईसॉप जो है ग्रांट करेगा। बट अगर उसका इतना अमाउंट नहीं है कि सैलरी नहीं है आपकी इतनी कि टैक्स इजीली डिडक्ट हो पाए, तो उस केस में आपको एम्प्लॉयर को टीडीएस का फंड देना है, या फिर आप भी टैक्स पे करके एम्प्लॉयर को रिसीट दे सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं कि जितना टैक्स बनता था उतना आपने एज अ एडवांस टैक्स डिपॉजिट करा दिया है। अभी एक एग्जाम्पल है। 1 जुलाई 2022 में मिस्टर ए को ने जो है ईसॉप एक्साइज करे 10,000 शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, कितना प्राइस था 40 रुपीज़, जबकि उन्हीं शेयर्स का प्राइस जो मार्केट में था वो था 100 रुपीज़। तो फर्स्ट पॉइंट पे जब उन्होंने इस ऑप्शन को अवेल किया तब उनको कितने रुपीज़ पर टैक्स देना पड़ा, 100 माइनस 40 इंटू 10,000, 6 लाख रुपीज़ उनके जो है इनकम काउंट हो जाती है एज अ पर्क्स, और इस 6 लाख को उनको अपनी सैलरी इनकम में इंक्लूड करके टैक्स पे करना पड़ेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने सितंबर 30, 2023 में इस शेयर्स को जो है सेल कर दिया एट ₹120 पर शेयर। 30 सितंबर 23 तक अगर आप पीरियड कैलकुलेट करें 1 जुलाई 22 से लेकर 30 सितंबर 23 तक, तो ये आपके 12 मंथ्स से ज़्यादा का पीरियड बनता है। तो इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल गेन अकर हुआ, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकर हुआ मिस्टर ए के लिए। कितना हुआ, 120 माइनस 100, हमने यहाँ पे 100 रुपीज़ लेस करे हैं क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू आपका उस टाइम पे ईसॉप का 100 रुपीज़ था। 100 हमने लेस करे, 20 रुपीज़ आपका आ गया, तो 2 लाख रुपीज़ का आपको हो गया कैपिटल गेन। Since the share held for more than 12 months, the capital gain would be treated as long term capital gain। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस कैपिटल गेन में से जो आपको 2 लाख रुपीज़ का कैपिटल गेन हुआ है, 1 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना, जो भी हमारा करंट अभी कैपिटल गेन की टैक्सेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। रिमेनिंग 1 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो ये था हमारा पूरा ईसॉप का कि किस तरीके से आपको ईसॉप पे टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।